है तो फर्स्ट और सेकंड में कहां पे अट्रैक्शन इंटर वीएफए किसमें ज्यादा होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। दिखाइए दिखाइए, इसमें डेप्थ में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए उतना जितना से मेरा वान डेर वाल कांस्टेंट एक बार में आंसर आ जाए। यहां देखिए, C5H12 में हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर? 3 है। उसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें है? नियोपेंटेन। ब्रांचिंग नियोपेंटेन है ना? नॉर्मल पेंटेन या नियोपेंटेन? ब्रांचिंग समझते हैं? नॉर्मल पेंटेन तो अनब्रांच है, उसमें टर्मिनल पॉइंट 2 है, राइट? बोले इस कार्बन, यहां देखिएगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp3। sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। गुलदस्ता देखे हैं? हाँ सर। गुलदस्ता, ओके। ये तीनों, एक ग्रुप क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा या टेट्राहेड्रली अरेंज रहेगा? दिमाग में इमेजिन कर पाए? ओके, इसका ऑप्शन क्या है? sp3। यहां पे भी तीनों हाइड्रोजन कैसा अरेंज रहेगा? ओके, वेरी गुड। पूरा स्टोरी ही समझा देते हैं, इसको दोबारा लेंगे स्टूडेंट, ठीक है? इसको मैं ऐसे अरेंज कर दिया, CH3 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 एंड CH3, करेक्ट? यहां देखिए, थोड़ा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या स्लाइटली डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश माइनस करें, करेक्ट? और यहाँ भी क्या रहेगा? डेल डैश माइनस डेल प्लस, यहाँ भी क्या रहा होगा? डेल प्लस डेल डैश माइनस डेल प्लस डेल डैश माइनस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। देखिए, इंट्रामोलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए नहीं था कि दोनों थोड़ा पास होना पड़ेगा, लेकिन अनब्रांच रहेगा तो इतना अप्रोच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दिस इज द रीजन कि फॉर इंट्रामोलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खास करके हाइड्रोकार्बन के लिए जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होता है, उसमें इंट्रा अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्या होता है? और इसका स्ट्रक्चर, इसलिए मैं बोला था गुलदस्ता का माइंड में इमेजिन कीजिए, नहीं होता है कि इट इज काइंड ऑफ स्फेरिकल टाइप का नजर आएगा, काइंड ऑफ व्हाट? स्फेरिकल। इसका दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटर अट्रैक्शन कम रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा, बट अंदर में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। एक में अभी लिखा नहीं है। दिस इज द रीजन। अब यहां देखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच? Why more branch alkane are more stable with respect to if molecular weight is keeping constant? This is the answer. यहाँ पे इसका 3 था ना, CH3 CH2 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 CH3, एक पे है CH3 CH CH3 CH2 CH3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑल दिस थ्री आर आइसोमर। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? 3 to 1। उसके बाद इसका मतलब मोर ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच, करेक्ट? लेकिन अगर मोर ब्रांच और लेस ब्रांच कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इज कीपिंग कांस्टेंट। रीजन, मेन रीजन क्या है?
इंट्रामोलिकुलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट है ना? अब इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आप समझ गए तो। यहाँ पर पहले से डायग्राम बढ़िया से दिखाइए, इतना मेहनत से इसको ड्रॉ किया गया है। सर तो वहां पे एक कार्बन पे तो 3 डेल माइनस होना चाहिए था ना, मतलब भाई 3 एक कार्बन पे ऑब्वियसली 3 डेल माइनस होगा, उसके मतलब डेल डैश प्लस कर दिए, बाकी इस हाइड्रोजन को नहीं दिखाए हैं, थोड़ा सा गंदा डायग्राम बन जाता। मुझे बस यहाँ पे अट्रैक्शन अंदर में दिखा देना था। ओके सर। ऑब्वियसली बनेगा 3 डेल माइनस, उसी को डेल डैश कर दिए। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या बॉक्स बनाया है? मोर ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन मत कीजिएगा, तो उसमें अल्कीन भी आ जाएगा, उसका कुछ और डिफरेंस रहेगा। मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच अल्केन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस पे ज्यादा बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात तो बोल सकते हैं, यहां देखिएगा, ब्रांचिंग ऑफ अल्केन एंड इंट्रा VFA के बीच में क्या डायरेक्टली बोल दें? मॉलिक्यूल के अंदर। करेक्ट? तो ब्रांचिंग ऑफ अल्केन इंटर के साथ क्या रहेगा? वेरी गुड। और ए को कौन कंट्रोल करता है, इंट्रा या ए? इंटर। वैल्यू ऑफ ए वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, इसको कौन कंट्रोल करेगा? उसके लिए ए देखेंगे या देखेंगे? इंटर देखेंगे। दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? इसका मतलब है कि ब्रांचिंग, लेकिन ए बात बोलने के लिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? यस। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लिया जाए। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन में ऑर्डर ऑफ ए पूछा हुआ है, ए का ऑर्डर। सबका मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, राइट? और सब में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए सोच रहे हैं? VFA का लास्ट वाला, राइट? ऑल आर नॉन पोलर। तो सबसे ज्यादा इंट्रा किसमें होगा? इसमें। तो सबसे कम इंटर इसमें होगा। इसमें इंट्रा ज्यादा, उसमें इंटर कम रहेगा। तो एक ऑर्डर क्या होना चाहिए? यस। क्लियर हो गया नीलम शर्मा? क्लियर है ना 100%? बट इसमें कंप्लीट कम से कम तो 5 आवर बात करूंगा बाद में, ठीक है? एच बॉनी और ए मिलाकर कम से कम तो 5 आवर चाहिए टाइम। आज के लिए बस एक के लिए जितना मुझे चाहिए था वो मैं ले लिया। इसको हटाया जाए? सर H2O CO2, इसमें ए का वैल्यू बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड greater than water sir. Carbon greater than carbon dioxide greater than water sir. नहीं यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बाद में पढ़ाएंगे। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, sp कार्बन का, राइट? सर अब बाद में जब पढ़ाया जाएगा आपको कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई गिवन मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर, तो जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट? इसमें इसका इस बॉन्ड का डाइपोल इधर होता है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, लीनियर है।
और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 180, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? जीरो। CO2 में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, करेक्ट? सर बाद में प्रूफ कर देंगे, ठीक है? तो CO2 कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये भी भाई है नॉन पोलर, ये भी क्या है? नॉन पोलर। इसमें कौन सा VFA चलेगा? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसमें भी कौन सा चलेगा? इंड्यूस एंड तो इंड्यूस। VFA का टाइप सेम हो गया। इफ सेम टाइप ऑफ VFA तो मोलर मास, तो इन दोनों में किसका ज्यादा? CO2 का ज्यादा। इसका मोलर मास ज्यादा है ना 44, इसका मोलर मास कितना है? ऑलमोस्ट 36, ऑलमोस्ट 36, 18 है एटॉमिक नंबर। बट इसका तो मोलर मास सर कम है, बट इसमें बहुत बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है भाई। इसका नाम है क्या? H बॉन्डिंग, करेक्ट? तो यहाँ पे H बॉन्डिंग इसके मोलर मास पे भी डोमिनेट कर जाएगा, करेक्ट है ना? इसका मतलब व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ, एक मिनट, व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ VFA आर ऑपरेटिंग, तो जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसको पहले फेवर करते हैं। सेम टाइप रहेगा तो मोलर मास देखेंगे इन जनरल, करेक्ट? दैट्स व्हाई यहाँ पे A का वैल्यू का ऑर्डर क्या रहेगा? तो सबसे ज्यादा A का वैल्यू किसका रहेगा? एक H2O का रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल के H बॉन्डिंग का अट्रैक्शन था, H2O, बट इन दोनों में CO2 मतलब आर्गन। तो सर इसका मतलब है कि A का ऑर्डर देने के लिए मोटा मोटी मुझे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का ज्ञान होना पड़ेगा, और वो कंप्लीट नॉलेज इन्फो कब मिलेगा? जब हम लोग H बॉन्डिंग और VFA क्लियर कर लेंगे। चलिए, लेकिन थोड़ा आप जब यहाँ पे पढ़ लिए हैं तो उतना आप आंसर दे सकते हैं। इन चारों का एक ऑर्डर बताइए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। सर जेनॉन का सबसे ज्यादा, फिर क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन और हीलियम का सबसे कम। ऑल आर नॉन पोलर। इसमें क्या कौन सा चलेगा? लास्ट जो अभी बताए थे, राइट? तो इसमें सबसे ज्यादा A का वैल्यू किसका रहेगा? यूनॉन। ठीक है, लिख लीजिए। वो यहाँ पर रीजन नहीं, इसका रीजन अट्रैक्शन सिर्फ है। अब उस पर यहाँ पे हम लोग नहीं इन्वॉल्व करेंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि A का वैल्यू, तो अभी अभी आप सोचेगा कि A का सबका A का वैल्यू निकाल लेंगे तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। बोले क्यों? उसके लिए कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग का उस टॉपिक का नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है? बट मोटा मोटी तो आइडिया लग जाएगा। इसको हटाया जाए। यस सर। अब मोस्ट ऑफ द एग्जांपल तो आपको मेडिकल क्वेश्चन में आया भी होगा ना, तो ये सब एग्जांपल ही रहेगा। अल्केन का रहेगा, नहीं तो अमोनिया का रहेगा, नहीं तो वाटर का रहेगा, ऐसे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है? यहाँ देखिए, करेक्शन टर्म कौन कौन सा था? A एंड B, A एंड, तो पहले B के लिए बात करते हैं, राइट? अब B यहाँ पे, तो B जो है वो करेक्शन टर्म कितने के लिए था? 1 मोल के लिए। ध्यान से देखिएगा, और एक लाइन लिखिए, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल? लिखे तो, द वॉल्यूम दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, द वॉल्यूम दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट is called excluded volume.
सर और एक बार रिपीट कर दीजिए। The volume that is not available for free movement, the volume that is not available for free movement is called excluded volume। सही है। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि, और यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल को एक स्फीयर के जैसा ट्रीट करते हैं, टीनी पार्टिकल्स। मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का रेडियस r है और इस मॉलिक्यूल का भी रेडियस r है, तो फ्री मूवमेंट का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से कोलाइड नहीं करे। Yes, अगर sir. कोलाइड कर गया तो फ्री मूवमेंट हुआ नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज अगर इसको फ्री मूवमेंट लेना है तो नहीं लेता है कि इसको सर इतना वॉल्यूम के अंदर इसको इन नहीं करना चाहिए, Yes, sir. हाँ या ना। अभी नहीं सोचेगा कि हाँ इसका सिर्फ वॉल्यूम छोड़कर, इसका वॉल्यूम छोड़कर, या कोलिजन नहीं हो। तो Collision कोलिजन नहीं हो तो इसके न्यूक्लियस के बीच का, इसका सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r है। इस पूरा वॉल्यूम को इसको छोड़ना पड़ेगा, इस पूरे वॉल्यूम को छोड़ना पड़ेगा भाई, हाँ या ना। बोलते sir. ही नहीं है। ये पूरा वॉल्यूम कितना, वेयर r इज द रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेयर r इज द रेडियस ऑफ Molecule. वन मॉलिक्यूल, तो कितना वॉल्यूम हो गया भाई, 4/3 पाई 2r एक्सक्लूडेड इक्वल टू, हम लोग बचपन में पढ़े हैं 4/3 पाई Five. r क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8 4/3 पाई r क्यूब। Yes, sir. एक मिनट, तो दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। Yes, sir. गलत, ये दो मॉलिक्यूल का मिलाकर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था। एक मॉलिक्यूल से कैलकुलेट किया है या दो मॉलिक्यूल का, दो मॉलिक्यूल का लिया ना। Yes, sir. दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल है या दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल। इसके लिए भी अगर काउंट कीजिएगा तो इतना ही, यही रहेगा ना। और इसके लिए सोचेंगे तो फिर इतना ही रहेगा, राइट। डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर व्हाट, दो मॉलिक्यूल को मिलाकर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट किया, उसका आर भी पकड़ा, इसका भी आर पकड़ा, करेक्ट। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ए है फॉर Molecule. 2 molecule, then excluded volume per molecule। आप लोग को नजर आ रहा है ऑनलाइन का स्टूडेंट? Yes, sir. यस सर। 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12/3 by R. तो ये हो गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, करेक्ट। बोलिए हाँ। तो Yes, एक्सक्लूडेड sir. वॉल्यूम पर मोल कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखिए। देन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब है कि जो फ्री मूवमेंट के लिए चाहिए था उसमें से इस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, करेक्ट। देन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, इस डायग्राम को हटाएं। इस डायग्राम का मतलब समझ में आ गया? आप लोग ड्रॉ किए हैं नहीं किए हैं? इसको भी ड्रॉ कीजिए। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल इक्वल टू 4 × 4/3 पाई r क्यूब। यहां देखिए, तो अगर डायरेक्ट ये बात लिख देते तो कंफ्यूजन, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आपको तो लगता है कि सर ओके, जब हम लोग को वॉल्यूम में करेक्शन करेंगे तो वॉल्यूम का करेक्शन के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को माइनस करना रहता है, करेक्ट। तो 1 मोल गैस का बात कर रहे हैं तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम में से 1 मोल एन से मल्टीप्लाई करके हो गया वॉल्यूम ऑफ
1 मोल, सिर्फ इसको माइनस करना चाहिए था, हाँ या ना? 4 कहां से आ गया? अब समझ में आया 4 कहां से आ गया? 4 क्यों आया वो समझ में आ गया है? इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए अगर वॉल्यूम को एक्सक्लूड करना है, फ्री मूवमेंट का वॉल्यूम निकालना है, तो सिर्फ उसी का 1 मोल का ही वॉल्यूम लेंगे या 4 टाइम्स ज्यादा लेंगे? इसको माइनस करेंगे तब जाके सही करेक्शन होगा। करेक्ट है ना? समझ गए? बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड बी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? बी। तो बी जो वॉल्यूम करेक्शन है, एक कितना मोल के लिए है? 1 मोल के लिए है। और वो करेक्शन वैल्यू का वैल्यू कितना रहेगा? 4Na इंटू 4/3 पाई आर। लैब क्यूब। तो मान लेते हैं कल के डेट में, अगर यहां देखिएगा, कल के डेट में अगर मैं बी का वैल्यू बता दिया तो आर निकाल लेंगे? कोशिश Yes, sir. करेंगे, ये सही है सर, कोशिश कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा 11th और ड्रॉप दोनों को मुझे लॉग टेबल बताना है, एकदम सही टाइम आ गया है। एक काम करते हैं, आज रात में बता ही देते हैं। सर लॉग टेबल से प्रिंट आउट निकाल के रेडी रहिएगा, ज्यादा नहीं 45 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन, तो ऑनलाइन। और ड्रॉपर का बहुत दिन से क्लास बहुत कम चल रहा था। फ्राइडे और संडे जो आपका आरके सर का क्लास था तो माइनस ही चल रहा था ना फिजिक्स का, राइट? तो अलग से हाँ आप सर। लोग क्लास स्टार्ट करवा रहा हूँ, सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स सर से, ताकि धीरे सिलेबस फास्ट हो। तो टुडे इज संडे। चलिए यहाँ देखिए, नहीं भाई पहले सिलेबस खत्म रहेगा तो आप ही को फायदा होगा। अगर 1-2 महीना टाइम मिल गया 45 डेज का रिवीजन घर पे बैठ के करने का और सिर्फ टेस्ट देने का कैटलिस्ट में आकर, तो कमाल का तैयारी हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा प्रेशर ज्यादा ले लीजिए। जो बच्चे ये सोच रहे थे ना कि सितंबर आ गया आप क्या तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे को जो मैं काउंसलिंग कर रहा था तो आ रहे थे, तो अब तो सितंबर आ गया, दिसंबर आ जाएगा, आपके तो फॉर्म निकल जाएगा। हाँ तो वही मैं बोल रहा था, जो नहीं उस टाइम पे ज्वाइन किए तो अब अभी तो बैठ के अफसोस कर रहे होंगे, कर लेते तो तैयारी हो जाता। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आर क्यू इक्वल टू, तो एक कीजिएगा अगर निकालने का रिक्वायरमेंट हुआ तो, बी वाई 4Na इंटू 4/3 पाई, सर बट आर इक्वल टू 1/3 लीजिएगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। 8 के पावर 1/3 सॉल्व हो जाएगा, 2 के क्यू इंटू 1/3। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मैं बोलूंगा समथिंग लाइक दिस, 6.5 के पावर 1/3 पॉसिबल है आपके लिए? सर उस टाइम पे हम लोग एक मेथड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ऐसे बाई के पावर मान लेते 6.5 के पावर 1/3 है तो लॉग लेते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, बेस 10। तो लॉग एक मिनट ये बहुत बड़ा नहीं, फोन नहीं खराब हो गया स्टूडेंट, चार्जर खराब है। लीजिए आप लोग बात मत कीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। एक 2 मिनट के लिए पेशेंस रखिएगा, बात नहीं करने का।
तो जस्ट हुआ था ना। बट मोटा मोटी तो आइडिया जाएगा ए एंड बी एंड, तो पहले बी के लिए बात करते हैं, राइट। अब रिकॉर्ड हो गया, थैंक यू। चार्ज हो रहा है। ओके मैं ये बता रहा था स्टूडेंट कि अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग का प्रॉपर्टी है और आज क्लास में मैं सिखा भी दूंगा आपको। तो ए वैल्यू हम लॉग टेबल से निकाल लेंगे और मुझे तो बाई का वैल्यू चाहिए था। ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा लॉग टेबल के हेल्प से। फिर यहाँ पे लॉग वाई इक्वल टू जो भी आया होगा एक्स वाई जेड, मानते हैं एक्स कैलकुलेट करके एक्स आया, तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे फिर। और लॉग और एंटी लॉग लेने से लॉग खत्म होता है, फिर बाई नजर आएगा। तो अब एंटी लॉग एक्स और एंटी लॉग टेबल से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। बाई किसका वैल्यू मिल गया? इस तरीके से वैसा वैल्यू जिसका जनरली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोग लॉग टेबल के हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, एक्यूरेटली। सर तो यहाँ पे जो दिया था नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, मतलब वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बिना होने वाला मूवमेंट ना? इसको बी का करेक्शन का टर्म है, तो उसमें अट्रैक्शन का टर्म कहां से आएगा? बी के लिए तो सिर्फ सोच रहे हैं। देखिए आप लोग चीजों को मिक्स करना चाहते हैं, मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आप उसको मिक्स करने की कोशिश करिएगा तो नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए उसका साइज के फैक्टर की वजह से इसका फ्री मूवमेंट के लिए, तो ड्यू टू साइज इसको छोड़ना पड़ेगा ना। इसमें अट्रैक्शन का टर्म कहां पे इससे आ रहा है? करेक्ट। ये जो मैंने इस वॉल्यूम को एक्सक्लूड कर दिया, छोड़ दिया, किसके वजह से? इसका अट्रैक्शन काउंट कर रहे हैं, साइज आर ले रहे हैं ना इसका, ताकि कोलाइड नहीं कर जाए। करेक्ट। तो इसमें अट्रैक्शन का पॉइंट है या इसका साइज का बात है? साइज का करेक्शन कर रहे हैं तो साइज के लिए सोच रहे हैं, राइट। लास्टली उतना छोड़िए, आप भाई अब रहने दीजिए उसको, मेन वहां से कर लेंगे। तो B इक्वल टू 4Na4/3πr3, करेक्ट। तो इस केस में आप इस फार्मूला को भी याद रखते हैं तो मेरा काम चल जाएगा।
जितना आप इस मैटर पे आज बात कर रहे हैं ना, आज से 5 महीने के बाद बस ये भी याद रखिए ना, इतना याद रखने से भी काम चल जाएगा, बाकी दिस दैट छोड़ दीजिए। करेक्ट है ना? एग्जाम के टाइम पे तो ही काम करके आएंगे, बी इक्वल टू इतना होता है, इसलिए ए इतना ही डिजर्व करता था, और ये वैल्यू अगर निकल जाएगा तो आर निकालना रहेगा, बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? हाँ, अब कोई अगर आपको एज ए टीचर बन गया, कोई पूछा 4 क्यों आ गया जबकि एक्सक्लूडेड था, एक करेक्शन कर रहे थे, तो सिर्फ मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस करना था, बट 1 मोल मॉलिक्यूल का करना था, उसका 4 टाइम ज्यादा कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स क्यों ज्यादा किए वो मैंने आपको समझाया। ठीक है? फिर यहां पे देखिएगा, ये तो बी का बात हो गया। अगर ए के लिए तो आपको नहीं कहा करेक्शन टर्म जो है अट्रैक्शन के लिए, करेक्शन टर्म फॉर अट्रैक्शन, तो उसमें देखते होंगे कि एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आता है, इस अट्रैक्शन P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है? तो एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इसका मतलब करेक्शन टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मॉलिक्यूल डेंसिटी। सही बोल रहा है ना? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको क्या बोलिएगा? मॉलिक्यूलर डेंसिटी का स्क्वायर। करेक्ट है? तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो पता चल जाएगा। इसका मतलब अट्रैक्शन का जो करेक्शन टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट क्या है? नंबर डेंसिटी, मॉलिक्यूल डेंसिटी या मॉलिक्यूल डेंसिटी का स्क्वायर? मॉलिक्यूल डेंसिटी का स्क्वायर। इसी को हम लोग करते हैं क्या? ए एन बाई वी का होल स्क्वायर। तो सर ए है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ए का मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे डिपेंड करता है या मॉलिक्यूल के नेचर पे? नेचर मतलब क्या? उसका वी एफ क्या लग रहा है, एच बॉन्डिंग या इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। करेक्ट? तो करेक्शन टर्म यहां देखिएगा, तो प्रेशर में जो करेक्शन टर्म है वो सिर्फ क्या मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करता है या 2 फैक्टर पे? एक तो मॉलिक्यूल का नेचर और दूसरा नंबर डेंसिटी। मॉलिक्यूल का नेचर और ये क्या हो गया? नंबर डेंसिटी। याद रखिएगा, दोनों को अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। दिस इज स्टैंड फॉर व्हाट? नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज स्टैंड फॉर व्हाट? नंबर डेंसिटी। लिख लीजिए, इतना से आपका काम चल जाएगा। आज तो मैं टारगेट लेकर आया था कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको साथ में सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। एनीवे, क्लास असाइनमेंट निकालिए, 2 मिनट में इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज 6, क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज 6। हम लोग कोई क्वेश्चन इसे सॉल्व किए थे क्या? ये तो फर्स्ट सॉल्व हो गया था। 6 क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया था। व्हाट अबाउट 2? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द बिहेवियर ऑफ ए रियल गैस, द बिहेवियर ऑफ ए रियल गैस is usually depicted by plotting compression factor Z versus pressure at a constant temperature. Full stop. At high temperature and high pressure, at high temperature and high pressure, Z is usually more than 1. The fact can be explained by van der Waal equation when, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Obviously, constant A is negligible but not B. पॉजिटिव डेविएशन में किसको इग्नोर करते हैं, किसको इग्नोर नहीं करते हैं? A को इग्नोर करते हैं बट B को इग्नोर
नहीं करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक मिनट सुनिएगा। रियल गैस बोल दिया गया है, तो मतलब डिविएशन है, तो डिविएशन लो प्रेशर जोन, राइट। तो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में किसको इग्नोर करते हैं, किसको इग्नोर नहीं करते हैं? बी को इग्नोर करते हैं, बट ए को इग्नोर नहीं करते हैं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ थ्योरी हो गया, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी क्लियर कर देगा। पॉजिटिव डिविएशन है, तो पॉजिटिव डिविएशन मतलब कौन सा जोन? ए वाला। इसमें कौन सा फैक्टर किस फैक्टर डोमिनेट करता था? इसमें अट्रैक्शन का फैक्टर डोमिनेट नहीं था, साइज फैक्टर, फाइनाइट साइज मॉलिक्यूल का, राइट। तो ग्रेटर देन पीवी बाई आरटी, पीवी बाई एनआरटी ग्रेटर देन 1, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, ये गलत हो गया। फाइनाइट साइज ऑफ एटम एंड पीवी बाई एनआरटी ग्रेटर देन 1, करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी, राइट। ये यहाँ पे अब हम लोग जान गए तब ना, ये इस जोन में कौन सा अट्रैक्शन डोमिनेट था, राइट। क्योंकि बी यहाँ पे इग्नोर करते थे, यहाँ पे ए को इग्नोर करते थे, अब बी को नहीं किया, मतलब यहाँ पे फाइनाइट साइज काउंटेबल है और अट्रैक्शन निग्लेजेबल है, करेक्ट। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट ए फॉर गैसेस O2, N2, NH3 एंड CH4, सबका वैल्यू दिया हुआ है। द गैस विच कैन बी मोस्ट इजिली बी लिक्विफाइड, सबसे बड़ा वान डेर वाल कांस्टेंट ए किसका है? अमोनिया का। तो जिसका वान डेर वाल कांस्टेंट ए का वैल्यू बड़ा, उसका लिक्विफिकेशन इजी रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अमोनिया। अमोनिया। सी सर। यस। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए 2 है, मतलब पॉजिटिव डिविएशन है। अब पॉजिटिव डिविएशन के लिए जेड इक्वल टू क्या होता था? 1 प्लस बी बाई 2p ना, करेक्ट। जेड का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, जेड का वैल्यू, तो 2 इक्वल टू 1 अब प्लस बी बाई आर टी इंटू पी। अब प्रेशर कितना? सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर तो नहीं चेंज कर रहे हैं। तो जब प्रेशर चेंज करेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे भाई,
तो स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा ना। आप गैस को फिक्स कर दिए और टेम्परेचर को फिक्स कर दिए, तो क्या ये तो काम, ये इस क्वेश्चन में तो स्लोप का काम करता था। तो बी स्टैंड फॉर गैस साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, गैस चेंज नहीं हो रहा है और टेम्परेचर भी फिक्स है, तो क्या स्लोप चेंज होगा? तो किसी एक वैल्यू को पुट करके स्लोप निकाल लेंगे, वही तो स्लोप रहेगा ऑल द टाइम। करेक्ट है? इसका मतलब बी बाई आर टी इंटू 1000 एटीएम इक्वल टू 1, देन बी बाई आर टी इक्वल टू कितना? 1/1000 एटीएम, मतलब 10⁻³ एटीएम इनवर्स। ये तो आंसर होना चाहिए। करेक्ट है? तो सर 2.2 करके देख लेते हैं, आंसर सेम आएगा। जेड इक्वल टू 1 प्लस बी वाई आर टी इंटू कितना? 1200 एटीएम। 2.2 कितना? 1 प्लस बी बाई आर टी कितना हो जाएगा भाई? बी बाई आर टी इक्वल टू 1.2/1200। सही है? डिफरेंट वैल्यू आया या सेम वैल्यू है? सेम आना भी चाहिए सेम था, वैल्यू है। क्योंकि हम लोग प्रेशर चेंज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। करेक्ट है ना? लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्योंकि जिनको अगर ये बात नहीं, देखिए ये जितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर दिए उतना आसान था नहीं। इनको कितने लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर का सारा केस याद रहेगा? सही से नहीं पढ़े हुए हैं तो ये 1 सेकंड में हम लोग लिख के बैठ गए, राइट? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ सर। बट यहाँ पे लिखे तभी तो ये पहलू बन पाया, नहीं तो नहीं Yes, बन पाता। sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हो जाएगा। आंसर लास्ट में दिया हुआ है, देखिए तो 7 का सी है। ये तो बहुत आसान है, ये तो फ्री में मार्क्स है। दोनों बात सॉल्यूशन ही करके दे रहे हैं, राइट? कि गैस का इक्वेशन ऐसा है और आइसोकोर है। क्या है? तो आइसोकोर है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। और तब पूछा गया है द स्लोप ऑफ आइसोकोर विल बी, तो P इक्वल टू व्हाट? R बाय V माइनस P इंटू व्हाट? अगर आइसोकोर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल से P और T रहा ना, राइट? तो P और T का कैसा इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप का काम कौन करेगा? R बाई V माइनस B। ये तो फ्री में मार्क्स है। कुछ नहीं भी जानते रहते, अगर नहीं भी पढ़े रहते, थोड़ा सा आईक्यू लेवल लगाएंगे तो ये इक्वेशन दे दिया कि देखिए अगर ऐसा इक्वेशन है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P वर्सेस T में स्लोप क्या रहेगा? तो आपकी स्लोप ये रहेगा। इसे तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8।
यहां देखिए भाई, इफ द स्लोप ऑफ जेड वर्सेस पी कर्व इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली पॉजिटिव डिविएशन रहा होगा तभी स्लोप का बात करेंगे। कांस्टेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन, तो बी वाई आर टी का वैल्यू दिया हुआ है ना आपको, यहां देखिएगा, और तब पूछा गया है डायमीटर। एक मिनट, आपसे क्या पूछा गया है? डायमीटर का वैल्यू। तो भाई बी यहां से निकल जाएगा, कैसे? आर का वैल्यू किसमें पुट करेंगे? टी तो हो गया कितना, और आर का वैल्यू एटीएम इनवर्स में, तो इसको भी एटीएम में ले लीजिए। अरे एटीएम इनवर्स में है तो इसको भी किस में लेंगे? पर मोल पर केल्विन। चलिए यहाँ पे तो केल्विन है, तो केल्विन और केल्विन कैंसिल हो गया, और एटीएम भी तो यहाँ पे एटीएम था, एटीएम इनवर्स, ये आपस में कैंसिल हो गया, करेक्ट है ना? और दिस इक्वल टू क्या हो गया? 4na इंटू 4/3 पाई आर क्यू। डी का वैल्यू यही होता है, तो इसके बदले ये लिख सकते हैं, पाई और पाई आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, करेक्ट है? अब यहाँ पे आर का यूनिट स्टूडेंट मीटर में रहेगा, आर का यूनिट यहाँ पे मीटर में, करेक्ट? आर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि एटीएम खत्म हो गया है, तो सर आर का यूनिट किसमें रहेगा? तो आर का यूनिट यहाँ पे मीटर में रहेगा, आर निकल जाएगा, तो बड़ा कैलकुलेशन रहेगा। बट एक कल आर का वैल्यू आपके लिए आपको लॉग टेबल का हेल्प लेना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो आर निकाल लीजिएगा, और आर निकल मतलब यहाँ के बाद केमिस्ट्री खत्म, बस केमिस्ट्री में थोड़ा इतना ही हेल्प कि यहाँ से जो आर निकलेगा उसको किसमें मानिएगा? मीटर में। ये मैंने आपको हिंट दिया, तो आर निकल जाएगा तो क्या डायमीटर निकाल लीजिएगा? तो अभी तक का यही एक प्रॉब्लम था जिसमें कैलकुलेशन था, और 20 से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका डेमो था, करेक्ट है ना? हाँ ना, बोलते ही नहीं है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। ये तो देख के ही पता चल रहा है भाई, which of the gas will occupy the least volume। एक मिनट, और इसमें एक हिंट दिया गया है, कंडीशन बी का वैल्यू सबके लिए सेम रखना है, राइट? तो बी का वैल्यू सेम रखना है, तो डीपर जिसका कर्व सबसे डीप जाएगा उसका ए का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा, तो सबसे डीप कर्व किसका गया है? उसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, और जिसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा और वॉल्यूम सबसे कम ऑक्यूपाई करेगा, दूर जाएगा या पास आएगा? करेक्ट आंसर शुड बी सी, NO2, करेक्ट है ना? लॉजिक समझ में आ गया? इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 10 खत्म करते हैं आज। ये तो डायरेक्ट आंसर है,
कौन सा ऑप्शन? ए, राइट? तो फर्स्ट केस था सर यहाँ देखिए, मोटा मोटी जेड खत्म, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इतना से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट, और वहां पे ही स्टार्ट करूंगा यूडियोमेट्री। यहाँ पे ही स्टार्ट करेंगे यूडियोमेट्री ऑफ गैसेस। ठीक है सर। पढ़ते रहिए, वो मेरा काम है, आपको जो पढ़ा दी उसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।